हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम होटल सकूरा मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सेत्सुको नाम की एक जापानी औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में है। वे दोनों बहुत डरी हुई हैं क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। फिर हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो उनकी रक्षा के लिए वहां हैं। इसी बीच एक और जापानी सैनिक वहां आता है जो सेत्सुको और उसकी बेटी को मारने आया है। वो दूसरे सैनिकों को भी मार डालेगा क्योंकि वे सेत्सुको का साथ दे रहे थे। अब यहाँ ये सैनिक घुसता है और अपने कटाना से दूसरे सैनिकों को मार डालता है। वो ऐसा क्यों कर रहा था? असल में ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद कुछ लोगों ने दुश्मन के सामने सरेंडर कर दिया था और सेत्सुको के पति ने भी अपनी बेटी और पत्नी की रक्षा के लिए ऐसा ही किया था और इसी वजह से ये सैनिक गुस्से में उसे मारने आया था। इसी बीच हम देखते हैं कि सेत्सुको अपनी बेटी को एक ताबीज़ दे रही है जो उसके पति का था। वो कहता है कि ये उसे बचा लेगा, लेकिन तभी सैनिक वहां आता है और उनसे ताबीज़ छीन लेता है और कहता है कि ये ताबीज़ भी उन्हें नहीं बचा सकता। यहाँ वो सेत्सुको से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे मार सकता है, लेकिन सैनिक उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन दोनों को अपने कटाना से मार देता है। यहाँ से सीन बदलकर आज का हो जाता है, जहाँ हमें सारा नाम की एक लड़की दिखती है। सारा असल में एक कॉलेज स्टूडेंट थी। फिर वो अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि हर धर्म में सुपरनैचुरल जीवों और प्राणियों में विश्वास होता है। हर धर्म के लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। तभी अर्लो नाम का एक लड़का उनसे कहता है कि सिर्फ धार्मिक लोग ही नहीं बल्कि नास्तिक यानी जो भगवान या शैतान में विश्वास नहीं करते वे भी उनमें विश्वास करते हैं। प्रोफेसर जापान का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हालांकि वहाँ बहुत से लोग धार्मिक नहीं हैं, लेकिन वे सुपरनैचुरल जीवों में विश्वास करते हैं। हालांकि टीचर ये भी कहते हैं कि उनके होने का कोई सबूत या साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये सुनकर अर्लो कहता है कि वो उन पर विश्वास करता है। टीचर उसकी बात सुनता है और क्लास कैंसिल कर देता है। हम देखते हैं कि सभी बच्चे जा चुके हैं, लेकिन सारा और अर्लो अभी भी वहीं बैठे हैं। सारा अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही होती है और जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी अर्लो उसे बताता है कि आजकल लोग पुराने ज़माने का दिखने से बचने के लिए इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। ये सुनकर सारा उसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि वो पागल है। ये सुनने के बाद वो अपने पिता के घर चली जाती है, जहाँ एक केयरटेकर उसकी देखभाल करता है। हालांकि सारा को देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो फिर उनके साथ रहने लगती है। उसे अपनी गुजर चुकी माँ के कपड़े दिखते हैं, जिससे वो थोड़ी दुखी हो जाती है। उसके पिता उसे जो हुआ उसे भूल जाने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए कि ये बहुत पहले हुआ था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। असल में सारा अपनी माँ की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है और गिल्ट से भर जाती है। उस रात बाद में वो अपनी दोस्त निदा से मिलने जाती है, जो एक कैफ़े में काम करती है। सारा वहां बैठी होती है, तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसने उसे बताया था कि एक लड़का उसे कुछ देर से घूर रहा है। जब वो मुड़ती है तो उसे एल्डो दिखता है, जो उसे एक तरफा नज़र से घूर रहा था। वो उसे इग्नोर करती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एल्डो जा चुका होता है। थोड़ी देर बाद सारा कैफ़े से बाहर आती है, लेकिन एल्डो उसके पास आता है और कहता है कि वे दोनों एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं। ये सुनकर सारा उसे पागल कहती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसने कभी योमिनो कोनी के बारे में सुना है, जो एक जापानी मान्यता है। सारा कहती है हाँ, वो इसके बारे में थोड़ा जानती है। योमिनो कोनी को मृतकों की भूमि भी कहा जाता है। ये एक दरवाज़ा है जो मृतकों की दुनिया की ओर जाता है। एल्डो कहता है कि वो इसके बारे में जानती है। खैर, वो कहती है कि उसे ऐसी जगह मिली। वो वहाँ गई और वहाँ अपनी मरी हुई बहन से मिली। उन्होंने वहाँ बात की और उसने उसे बताया कि सामहाओ ने उसे उस जगह की एक तस्वीर दी थी। एल्डो जानता था कि सारा भी वहाँ किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी और उसने अपना एक खोया था। खैर, उसने तस्वीर ली और वहाँ से चला गया। इस बीच निदा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो सारा उसे कुछ नहीं बताती। घर आकर सारा जगह के बारे में पूछती है और फिर सो जाती है। अब सोते समय उसे अपनी माँ की मौत का सपना आ रहा था, जिससे उसका अतीत पता चलता है। असल में उसकी माँ एक साधारण चाय और डिलीवरी की दुकान चलाती थी। हालांकि सारा को ये पसंद नहीं था, क्योंकि अगर उसके दोस्तों को उसकी माँ के काम के बारे में पता चलता तो सब उसका मजाक उड़ाते। असल में उसे अपनी माँ के काम पर शर्म आती थी, इसलिए वो अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ से बचती थी। एक दिन सारा अपनी दोस्त की कार में जा रही थी, जब कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। उसकी माँ पास में ही थी, वो भी अपने स्कूटर पर डिलीवरी करने जा रही थी।
सारा ने उसे देखकर फिर से अनदेखा कर दिया, लेकिन उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से सारा बहुत गिल्ट के साथ जी रही है। अपनी माँ के एक्सीडेंट के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसे हेल्यूसिनेशन या सपनों में पास्ट ट्रॉमा के तौर पर देखा। अब भी सारा उन लोगों को अपने सपनों में देखती है। वो बहुत डरी हुई है। सीन रात का होता है, जहाँ वो अपनी दोस्त निदा को ये सब बताती है और उसे पिक्चर दिखाती है जो सकूरा नाम के एक होटल की थी, जो मूवी का नाम भी है। सारा कहती है कि वो वहाँ जाकर अपनी माँ से बात करना चाहती है, बिल्कुल आल्डो की तरह। उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ। निदा बताती है कि उसकी माँ स्वर्ग में आराम कर रही है और बेहतर होगा कि उसे शांति से आराम करने दिया जाए। सारा ये सुनकर बहुत दुखी होती है। ये देखकर निदा मान जाती है। अगले ही पल वे होटल के लिए निकल जाते हैं। वे अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अचानक सारा के सामने एक औरत आती है और गायब हो जाती है। सारा उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। निदा उसे बताती है कि वो मेहमान हो सकती है। वे रिसेप्शन पर फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। जैसे ही वे निकलते हैं, रिसेप्शनिस्ट अचानक आ जाती है। इंद्र होटल में उनका स्वागत करता है और पूछता है कि वे कब तक रुकेंगे। सायरा कहती है कि वे 3 रात रुकना चाहते हैं। इस बीच निदा देखती है कि कमरा नंबर 8 नहीं है, बल्कि 7 के बाद 9 है। जब निदा इंद्र से इस बारे में पूछती है, तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता। जब सायरा उससे पूछती है कि होटल खाली क्यों लग रहा है, तो वो उसे बताता है कि वे ही वहाँ अकेले मेहमान हैं। सायरा कहती है कि उसने अभी एक औरत देखी, जिस पर इंद्र मना कर देता है कि वहाँ कोई और नहीं है। फिर इंद्र एक वर्कर फिकार को बुलाता है। इंद्र फिकार को कमरा नंबर 5 की चाबी देता है और कहता है कि उन्हें अपने साथ ले जाए। फिकार उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। सायरा फिकार से पूछती है कि क्या वहाँ कोई और रहता है, क्योंकि उसने अभी एक औरत देखी है। वो उससे कहता है कि ये उसकी कल्पना होगी। सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसे फिर से उस औरत के कदमों की आहट सुनाई देती है। हम यानी दर्शक उसे वहाँ देखते भी हैं। इसके बाद वे दोनों अपने कमरे में जाते हैं, जो काफ़ी बड़ा है। निदा को अलमारी में एक झाड़ू मिलती है और वो मजाक करने लगती है कि ये आत्माओं को भगाने में काम आएगी। उनकी हंसी बंद होने के बाद सायरा अपना चेहरा धोने जाती है। चेहरा धोते समय उसे शीशे में किसी की परछाई दिखती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता। इतना ही नहीं, जब वो दोबारा शीशे में देखती है तो उसे फिर से परछाई दिखती है और इस बार वो और भी डर जाती है। वो बाहर जाती है और तभी निदा उसके सामने आती है, जो अपना जन्मदिन मना रही होती है, क्योंकि आज असल में सायरा का जन्मदिन था। जन्मदिन के बीच में वो भूल गई कि उसके साथ क्या हुआ था। खैर, मोमबत्तियां बुझाने से पहले निदा कहती है कि सायरा की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, लेकिन याद रखना, उसकी पहली इच्छा अपनी माँ से मिलना और उनसे बात करना थी। खैर, निदा चाहती है कि सायरा उसे एक तोहफा दे, जो वही तावीज़ है जो सेत्सुको ने अपनी बेटी को दिया था। निदा को ये तावीज़ यहीं मिला होगा। फिर वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने वही बात कहती है और कहती है कि उसे उम्मीद है कि वो आज उनसे वही मिलेगी। ये कहकर सायरा सो जाती है। सो जाने के बाद उसके बगल में एक आत्मा खड़ी हो जाती है। ये भूत कोई और नहीं बल्कि सेत्सुको है। ये आत्मा सायरा को बुलाती है, लेकिन जब वो जागती है तो गायब हो जाती है। अगले दिन वे दोनों खाना खाने बैठते हैं। फिकार आता है। वे फिकार से भूत प्रेतों के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है और वो कई सालों से यहाँ काम कर रहा है। उसके बाद फिकार रूम सर्विस में जाता है। हम देखते हैं कि फिकार को सायरा के कमरे के अंदर ताबीज़ मिलता है, जो एक लॉकेट में फंसा हुआ था। ये देखकर वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है और डर जाता है, लेकिन तभी सायरा और निदा आ जाती हैं। वो नॉर्मल हो जाता है और हिचकिचाते हुए वहाँ से चला जाता है। निदा सोच रही थी कि वो यहाँ कुछ चुराने आई है, लेकिन वहाँ से कुछ खोया नहीं था। लेकिन सायरा फिकार के पीछे जाती है और उससे पूछती है कि वहाँ क्या है, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि यहाँ कुछ है। तो फिकार कहता है कि ये होटल एक शांत होटल था, लेकिन सायरा जैसे लोग आकर यहाँ की शांति खराब कर देते हैं। यानी ये साफ था कि फिकार कुछ छिपा रहा है और यहाँ ज़रूर कुछ खास होगा। तो सायरा उससे इसके बारे में पूछने लगती है। वो उसे एलो के बारे में बताती है और पूछती है कि एलो किस कमरे में रहता है। वो कहती है कमरा नंबर 8, लेकिन यहाँ 8 तो था ही नहीं, है ना। खैर, यहाँ वो उससे कमरा नंबर 8 दिखाने के लिए कहती है। इसी बीच निदा अपनी नाक से काला निशान हटाने ही वाली थी कि उसे अपने पीछे एक छोटी लड़की का रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन ये देखने के बाद रिफ्लेक्शन गायब हो गया, तो उसने अपना काम जारी रखा। अचानक उसे फिर से शीशे में रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन रिफ्लेक्शन फिर से गायब हो गया। इस बार निदा ने रिफ्लेक्शन में लड़की को देखा और डर के मारे कमरे से बाहर भाग गई।
बाहर वो सैरा से मिला और सैरा को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिखर उसे रूम नंबर 8 में ले जा रहा था। सैरा ने उसे चुप कराया और रूम नंबर 8 में ले जाने लगी। वहां पहुंचकर सैरा ने एक परिवार की कई तस्वीरें देखीं। पूछने पर फिकार बताता है कि ये तस्वीरें असल में कैप्टन काइडे यासुइची, उनकी पत्नी सेत्सुको और उनकी बेटी की थीं। ये घर पहले जापानी मिलिट्री ऑफिस का था, लेकिन कैप्टन काइडे यासुइची को दुश्मन के सामने सरेंडर करने की वजह से मार दिया गया, जिसके बाद उनके परिवार का भी सफाया कर दिया गया, जैसा कि हमने शुरू में देखा था। सैरा पूछती है कि क्या वो वहां रह सकती है, लेकिन फिकार को उसकी चिंता होती है और वो कहता है कि वे यहाँ नहीं रह सकते। खैर, फिकार कहता है कि वो नकली चाबी का इस्तेमाल करके यहाँ आई थी। फिर इंदारा आता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। निदा सारा को समझाती है कि उसका पागलपन उनकी फील्डिंग खराब कर देगा, लेकिन सारा के अंदर एक इमोशन है। वो अपनी माँ से बात करने के लिए वहाँ रुकती है। ठीक है, रात में जब लाइट चली गई तो सारा बिस्तर पर थी और निदा बाथरूम में थी। सारा ने टॉर्च लेकर चेक किया और फिर उसे सत्सुको की आत्मा दिखी। उसने उसी झाड़ू से उसे भगाने की कोशिश की। मेरा मतलब है, किसी आत्मा को झाड़ू से भगाना बहुत अजीब था। फिर निदा ने भी सत्सुको की बेटी की आत्मा देखी और भागने लगी। जब लाइट वापस आई तो वे दोनों डर गईं। फिर इंदाराटो आया और बोला कि यहाँ रोशनी थोड़ी कम है। कुल मिलाकर ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है। उसके जाने के बाद सारा ने कहा कि एल्डो सही कह रहा था। यहाँ एक योमिनो कोनी डोर होना चाहिए, जिसका मतलब है अगली दुनिया, आफ्टर लाइफ का दरवाज़ा। अगले दिन सारा ने ब्रेसलेट पहना, जिसका मतलब था कि वही लॉकेट ब्रेसलेट में बदल गया था। फिर फिकार को फिर से उसकी चिंता हुई। उसने कहा कि उसे इसे नहीं पहनना चाहिए और चले जाना चाहिए। उसके बाद जब सारा और निदा साथ थे तो वहाँ फिर से लाइट आने लगी। वे दोनों जल्दी से उस कमरे में गए जहाँ निदा ने उसी लड़की की आत्मा देखी और उसे देखकर बहुत डर गईं। लेकिन वे अभी इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वहीं रुकना था और सारा को अपनी माँ से बात करनी थी। अब उनके सोने के बाद हम देखते हैं कि सेत्सुको की आत्मा होटल के अंदर घूम रही है। फिर हम सारा को देखते हैं, जिसे अपनी माँ दिखने लगती है। जब वो अपनी माँ को बुलाती है तो उसकी माँ पलटती है और उसकी माँ का भयानक चेहरा देखती है। लेकिन असल में ये उसका बुरा सपना था, यानी एक भयानक सपना। लेकिन हम देखते हैं कि सारा कमरा नंबर 8 में है और वो यहाँ कैसे पहुंची उसे खुद नहीं पता। फिर हम निदा को देखते हैं, जिसे हर जगह लड़की की आत्मा दिख रही है, जिससे वो बहुत डर जाती है। यहाँ सारा को सेत्सुको की आत्मा दिखती है, जो सारा की ओर आकर्षित होती है क्योंकि उसने वो ताबीज़ देखा था। सारा भागने लगती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। निदा, जो दूसरी तरफ है, डर जाती है। वो सारा की आवाज़ सुनती है और उसकी आवाज़ का पीछा करती है। वो किसी तरह उसे बंद कमरे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। बिना देर किए वे दोनों तुरंत घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर निदा सारा को सुला देती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। अगले दिन जब सारा उठती है तो वो उठकर अपने अपार्टमेंट में घूमने लगती है, लेकिन अपार्टमेंट बदल चुका होता है और उसकी जगह सकुरा होटल होता है। ये देखकर सारा डर जाती है। ये सारा के बुरे सपने वाली रात भी थी। उसकी आंखें फिर खुलती हैं और वो जाने लगती है, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। वो अपनी क्लास पहुंचती है, जहां वो खुद को, यानी छोटी सारा को पाती है, जो उसे देख रही होती है। ये देखकर वो दौड़कर एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे उसकी सहेलियां मिलती हैं, जिनके सामने वो अपनी माँ को इग्नोर कर रही थी। उसकी दोनों सहेलियां उसके पैर पकड़ लेती हैं, लेकिन ये सब भी उसका सपना था। फिर वो निदा के पास बैठती है। निदा उसे बताती है कि उस होटल में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सायरा उसे बताती है कि उसके साथ अजीब चीज़ें हो रही हैं। उसे नहीं पता कि क्या सच है और क्या सपना। निदा उससे पूछती है कि क्या वो खुद सारा को डॉक्टर के पास ले गई थी। उसने कहा कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से नहीं हो रहा है। ये सब बताते बताते वो रोने लगती है। निदा उसे दिलासा देती है। इसके बाद हम सारा को उसके कमरे में देखते हैं, जहां वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे सेत्सुको की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। ये सुनकर वो अपना चेहरा घूंघट से ढक लेती है, और आप जानते हैं कि आत्माओं से बचाने के लिए ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। खैर, सेत्सुको उसके घूंघट के नीचे उसके ऊपर चढ़ जाती है। इससे डरकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण वो भाग नहीं पाती। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खोलती है और बालकनी में जाती है, जहां उसे सेत्सुको की आत्मा दिखती है, जो बालकनी से कूद जाती है। ये देखकर सारा बहुत डर जाती है और इसलिए डर के मारे वो भागने लगती है। अब वो खुद होटल के अंदर पहुंचती है और जैसे ही वो भागती है, उसे फिर से सेत्सुको की आत्मा दिखाई देती है। उसे वो आत्मा हर जगह दिखाई देती है। सारा उससे छिप जाती है। वो चली जाती है, लेकिन वो आत्मा उसके पास आ जाती है।
और ये सब सायरा का सपना होता है। लेकिन ये सब देखने के बाद सायरा दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाती है और रोने लगती है, यानी रात के घोड़े में अब तक उसके साथ जो हो रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नीदा कैफ़े में अपने काम पर थी, तभी उसे सायरा के पापा का कॉल आता है, जो उससे सायरा के बारे में पूछते हैं। सायरा ने काफ़ी देर तक कॉल नहीं उठाया। फिर नीदा सायरा के पापा से कहती है कि वो आज सायरा से मिलने जाएगी। खैर, अपना काम खत्म करने के बाद वो सायरा के कमरे में जाती है, जहां सायरा अकेली बैठी थी। अब नीदा सायरा को अपनी बाहों में लेती है और उससे एक हैरान करने वाली बात पूछती है कि वो 3 दिन से कहाँ गायब थी, क्योंकि वो 3 दिन से लगातार उसके कमरे में आ रही थी, लेकिन वो यहाँ नहीं थी। फिर सायरा नीदा को बताती है कि वो यहीं थी और कहीं नहीं गई थी, लेकिन नीदा को यकीन था कि वो यहाँ नहीं है। उसकी बातें सुनकर सायरा कहने लगती है कि शायद उनमें से कोई पागल है। सायरा रोने लगती है, कहती है कि उसे हर दिन एक सपना आता है और वो किसी तरह होटल पहुंच गई, इसीलिए वो 3 दिन से वहां नहीं है। शायद सत्सुको की आत्मा उसे होटल खींच रही है। नीदा उसे दिलासा देती है और उसे सुलाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड अंदर झांक रहा है और अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। नीदा सायरा को सुला देती है और सायरा होटल लौट आती है। वो देखती है कि सत्सुको उसकी कॉफ़ी में चीनी डाल रही है। वो अपनी बेटी के साथ भी मज़े कर रही है। इस बीच वो उसकी माँ दूसरे कमरे में चली गई है। सायरा जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं होती। ये सपना देखने के बाद वो जाग जाती है और नीदा से कहती है कि उन्हें होटल जाना है, क्योंकि उसे कुछ काम है। अगर नीदा होशियार होती तो वो मना कर देती, लेकिन वो इतनी होशियार नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ होटल जाने लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कार बीच में ही रुक जाती है। वे बहुत लकी होते हैं क्योंकि कार एक कब्रिस्तान में रुकती है। कब्रिस्तान देखकर सायरा कहती है कि उसे नहीं पता कि लोग कब्रिस्तान को डरावनी जगह क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत शांत जगह है। नीदा सायरा से कहती है कि ऐसी बातें मत कहो। इसके बाद नीदा और सायरा वहां से निकल जाती हैं। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वे होटल पहुंचती हैं, जहां नीदा और सायरा अंदर चली जाती हैं। नीदा इंद्रतो को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर सायरा कहती है कि वो अंदर जा रही है और इसी बीच वो इंद्रतो को आवाज़ लगाती है। सायरा होटल में अपनी माँ को ढूंढने लगती है और उसे अपनी माँ भी दिखती है, लेकिन वो उससे पहले जा रही थी। फिर सायरा उसका पीछा करने लगती है। जब ये आत्माएं नहीं आती तो निदा सारा को ढूंढने जाती है, लेकिन वो फ़िकार के कमरे में पहुंच जाती है, जहां से हमें पता चलता है कि फ़िकार एक धार्मिक इंसान है और वो वहां प्रार्थना करता था, और शायद इसीलिए आत्माओं ने उसे कुछ नहीं बताया। वैसे भी निदा को वहां बहुत सारी अखबार की कटिंग्स दिखती हैं। ये होटल में हुई मौतों के बारे में थीं और वो ये देखकर चौंक जाती है। फिर फ़िकार उसे बताने लगता है कि उसने उन्हें उस होटल में रुकने से मना किया था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वो ये भी कहता है कि उसने उन्हें वो ताबीज़ पहनने से मना किया था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अब निदा उससे पूछने लगती है कि यहाँ क्या हो रहा है, सच बताओ। फिर वो उसे बताता है कि इस होटल के अंदर एक बुरी आत्मा है जो सेत्सुको की है, और जिन औरतों ने वो ताबीज़ पहना था वे सब मर चुकी हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि वे दोनों होटल के अंदर थे, लेकिन आत्माएं सिर्फ सैरा को ही क्यों परेशान कर रही थीं। वे बार बार इस होटल के अंदर क्यों आ रही थीं, वो सपना क्यों देख रही थीं, क्योंकि सैरा ने वो ताबीज़ इसलिए पहना था क्योंकि वो सेत्सुको से जुड़ा था। इधर सैरा आखिरकार अपनी माँ से मिलती है, लेकिन ये सेत्सुको की वही आत्मा है, जिसका मतलब है कि सेत्सुको को यहाँ पता था। वो उसे दिखा रही थी कि सारा क्या चाहती है। इधर निदा फ़िकार से उसे कमरा नंबर 8 में ले जाने के लिए कहती है। फिर इंद्र वहां आता है, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहता, और फ़िकार निदा को कमरा नंबर 8 में ले जाता है, जहां से उन्हें सैरा का नाम मिलता है। एक बॉडी मिलती है, हाँ, जो 1 हफ्ते पहले की है, और ये बहुत हैरान करने वाली बात है। ये देखकर निदा पूरी तरह से हिल जाती है। सब हैरान है, क्योंकि वो 1 हफ्ते में सारा से कई बार मिल चुकी थी। यहाँ स्थिति बहुत अजीब हो जाती है। सारा की बॉडी वहां से ले जाई जाती है और तुरंत एक रिपोर्ट के अनुसार सारा की बॉडी मिले 1 हफ्ता हो गया है। ये सब होने के बाद सभी को कस्टडी में बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है, जहां इंदर कहता है कि जब वे आए थे तो सारा और निदा साथ थीं, लेकिन वहां से सिर्फ निदा ही लौटी और उसने निदा को वहां से जाते हुए देखा। और अब यहाँ कई असली पन्ने खुलेंगे जो बहुत हैरान करने वाले होने वाले हैं। खैर, सिर्फ इतना ही नहीं, अब सारा के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी को कस्टडी में बुलाया जाता है, जहां वो कहता है कि निदा कई दिनों से सारा से मिलने आ रही है, लेकिन सारा अपने कमरे में नहीं थी। वो 1 हफ्ते से गायब थी, और वो उस दिन के बारे में बताता है जब उसने चुपके से निदा को देखा था, जहां निदा सारा के साथ अकेली थी।
वो कमरे में सो रही थी और उसका बिहेवियर बहुत अजीब था, यानी वो इतने समय अपनी आत्मा के साथ थी। अब सबसे पूछताछ करने के बाद ये साफ हो जाता है कि सारा को पहले ही मारा जा चुका है और निदाई ने सारा को देखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा वहां मौजूद थी। निदा से पूछताछ करने के बाद निदा कहती है कि सारा जिंदा है और उसके साथ है, लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, वो अब जिंदा नहीं है और अगर ऐसा है तो उसने ही उसे मारा होगा। तब निदा कहती है कि वो उसे कैसे मार सकती थी। यहाँ वो कहती है कि सत्सुको की आत्मा ने ही सारा को मारा होगा, लेकिन डिटेक्टिव उस पर यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। फिर निदा पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। खैर, अब सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहां पता चलता है कि निदा अब एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां वो सारा को देखती है और वो सारा को बताती है कि वो जिंदा है। उसे ये पता था, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा है। फिर सारा उसे सेत्सुको की बेटी से मिलवाती है और उसे दिखाती है और फिर हंसने लगती है। इसी बीच निदा सेत्सुको का टेलीग्राम सुन लेती है और निदा खुद उस होटल में पहुंच जाती है जहां सेत्सुको उसका पीछा कर रही थी। इसका मतलब है कि अब ये मुमकिन है कि निदा भी मारी गई हो, यानी उसने सुसाइड किया हो, जिसकी मदद से वो इस होटल के अंदर पहुंची, यानी उसकी आत्मा। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां एल्डो सारा की एक कब्र पर होता है और वो उसे अलविदा कह रहा होता है। अब देखिए एल्डो ने यहाँ ऐसा क्यों किया, उसने सारा को वहाँ क्यों भेजा, यानी होटल साकुरा में, इसके पीछे का मकसद समझ नहीं आ रहा है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। बने रहिए।